हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है DDS2 पोस्टमैन एग्ज़ाम और MTS2 पोस्टमैन एग्ज़ाम, जिसमें पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 10 और उसमें परिभाषा ही पूछी जाएंगी। उसके अंतर्गत सबसे पहली परिभाषा है वो है हेड, सब एंड ब्रांच ऑफिस की। तो पहले सबसे पहले जानते हैं हेड ऑफिस के बारे में, यानी प्रधान डाकघर के बारे में। और ये प्रधान डाकघर की जो डेफिनेशन है वो रूल नंबर 5 में या क्लॉज नंबर 5 में है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के में। तो सबसे पहले हेड पोस्ट ऑफिस के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं और ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं। सबसे पहले है कि प्रधान डाकघर कुछ डाकघरों के एक समूह का मुख्य कार्यालय होता है, जिसमें स्वयं डाकघर और बहुत से छोटे डाकघर जिन्हें उप डाकघर और शाखा डाकघर कहा जाता है और जो प्रधान डाकघर के लेखा संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहते हैं शामिल होते हैं। यानी कि एक हेड ऑफिस के अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया है। सबसे पहले तो वो खुद ऑफिस जो हेड ऑफिस है, उसके बाद में सब ऑफिस जितनी भी सब ऑफिस हैं, और उसके बाद में आती है ब्रांच ऑफिस। इन तीनों का जो समूह है, हेड ऑफिस जो स्वयं एक कार्यालय है, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस, इन तीनों का जो समूह है, इन समूह का जो मुख्य कार्यालय जो हेड ऑफिस है इनकी, जो एक मेन ऑफिस है इनकी, वो होती है प्रधान डाकघर। और इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो स्वयं का डाकघर और उप डाकघर और शाखा डाकघर, तीनों का जो कार्य क्षेत्र है वो इन एक के अंतर्गत आता है। यह अपने और समूह के सभी उप डाकघरों और शाखा डाकघरों का मुख्य लेखा कार्यालय होता है और उप डाकघरों तथा शाखा डाकघरों के धन संबंधी लेन देन का हिसाब इसके लेखों में शामिल किया जाता है। बेसिकली ये है कि जो हेड ऑफिस है उनकी जितनी भी सब ऑफिसेज हैं और जितनी भी ब्रांच ऑफिसेज हैं, इनका जो भी अकाउंट संबंधी कार्य है हेड ऑफ ब्रांच ऑफिस का सब ऑफिस में या डायरेक्ट हेड ऑफिस में, और सब ऑफिस का हेड ऑफिस में एक ही जगह पर जहाँ पर इन सब का हिसाब किताब रखा जाता है, या इनका जो अकाउंट ऑफिस है, लेखा कार्यालय है, वो प्रधान डाकघर होता है। और जितने भी उप डाकघर और शाखा डाकघरों के धन संबंधी लेन देन है, यानी कि जितने भी एसबी के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इन सबको शामिल किया जाता है, वो प्रधान डाकघर के रूम में ही शामिल किया जाता है। बेसिकली ये है कि हेड ऑफिस का कार्य, सभी एसओज का कार्य और सभी बीओज का कार्य जहाँ पहुँचता है, जिस ऑफिस में पहुँचता है, वो ऑफिस होती है प्रधान डाकघर। अब 5 का ए जो क्लॉज है या रूल है वो है वी सेट केंद्र। वी सेट केंद्र कुछ प्रमुख प्रधान डाकघरों को वी सेट केंद्र घोषित किया गया है। इन डाकघरों से धनादेश वी सेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेजे जाते हैं। बेसिकली बताया हुआ है कि कुछ प्रधान डाकघर हैं, यानी कुछ इम्पोर्टेंट हेड ऑफिसेज हैं, उनको वी सेट केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है या घोषित किया गया है। और इनमें जो कार्य होता है वो जो मनी ऑर्डर्स हैं उनको वी सेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेजा जाता है। 5 का खा है ESMO। ESMO को फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये जो केंद्र होते हैं, ESMO केंद्र होते हैं, वो वी सेट केंद्रों के माध्यम से भेजने के लिए अतिरिक्त काउंटर के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जो वी सेट का बेसिकली जो कार्य है उसको एक एक्सटेंडेड रूप में या बढ़े हुए विस्तार के रूप में या अतिरिक्त काउंटर प्रोवाइड करने का जो कार्य है, जिस माध्यम से किया जाता है, वो होते हैं ESMO केंद्र। और जो 5 का सी पार्ट है या जो गा उसका जो क्लॉज है वो है हाइब्रिड डाक सेवा। इस सेवा के माध्यम से लिखित विषय वस्तु को इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर वी सेट के माध्यम से कंप्यूटर टर्मिनल्स को जोड़ते हुए प्रेषित किया जाएगा, जो प्राप्ति स्थान पर एक या एक से अधिक पतदारों को वितरित किया जा सकता है।
बेसिकली ये है कि हाइब्रिड डाक सेवा के माध्यम से जितने भी लिखित विषय वस्तु हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डिस्पैच करने का जो कार्य है एक जगह से दूसरी जगह, और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी वो वीसैट टेक्नोलॉजी ही यूज होगी। और इनका कार्य है कि एक या एक से अधिक पतेदारों को, यानी कि एक से अधिक अगर या तो एक हो एड्रेस ही पाने वाला एक हो या एक से अधिक हो, तो इसके लिए जो सेवा को यूज़ किया जाता है वो हाइब्रिड डाक सेवा को यूज़ किया जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है उपडाकघर की। उपडाकघर यानी कि इन्हें कहते हैं सब पोस्ट ऑफिस, और इनके जो हेड होते हैं वो होते हैं सब पोस्ट मास्टर। हेड पोस्ट ऑफिस के जो प्रधान डाकघर हैं उनके जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रधान डाकपाल या हेड पोस्ट मास्टर। उप डाकघर के हेड होते हैं उप डाकपाल या सब पोस्ट मास्टर। उप डाकघर वह डाकघर होती है जो प्रधान डाकघर के अधीन हो, यानी बेसिकली जो एचओ हेड ऑफिस के अंतर्गत आती हैं उनके अधीन होती हैं, और जिसका प्रधान डाकघर से लेखा संबंध हो, यानी कि जिसका संबंध है जो अकाउंट ऑफिस है वो हेड पोस्ट ऑफिस हो, और जिसके धन संबंधी लेन देन को प्रधान डाकघर के लेखों में समाविष्ट किया जाता है वो उप डाकघर होता है। यानी बेसिकली बताया हुआ है कि एक सब ऑफिस का जो अकाउंट ऑफिस है वो हेड ऑफिस होगा, और जो धन संबंधी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो भी एचओ के लिए ही भेजे जाएंगे सब ऑफिस से। उप डाकघर के प्रभारी अधिकारी को नायब पोस्ट मास्टर नहीं कहा जाता, उप पोस्ट मास्टर या किस तरीके से कह सकते हैं सब पोस्ट मास्टर, जैसे शॉर्ट में एसपीएम या उप डाकपाल। पोस्ट मास्टर को हिंदी में कहते हैं डाकपाल, उप डाकपाल यहाँ सही शब्द यूज होगा उप डाकपाल। किसी नगर या उसके उपनगरों में जहाँ प्रधान डाकघर भी हो स्थित उप डाकघर को नगर उप डाकघर कहा जाता है। बेसिकली बताया कि जिस सिटी में हेड ऑफिस भी हो और वहाँ पर सब ऑफिस भी हो तो इस सब ऑफिस को नगर उप डाकघर कहा जाता है। अगली डेफिनेशन है शाखा डाकघर की। शाखा डाकघर उप डाकघर से निचले दर्जे का डाकघर होता है। बेसिकली सबसे ऊपर होता है हेड ऑफिस, उसके बाद में आता है सब ऑफिस और लास्ट में आता है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस का जो हेड होता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर या शाखा डाकपाल होता है। शाखा डाकपाल, इसका लेखा संबंध सीधे प्रधान डाकघर या उप डाकघर से होता है, जिसे इसका लेखा कार्यालय कहा जाता है। बेसिकली अगर कोई ब्रांच ऑफिस है वो अगर डायरेक्ट हेड ऑफिस से जुड़ी है तो इसका जो अकाउंट ऑफिस होगा या जो लेखा कार्यालय होगा वो हेड ऑफिस होगा। अगर कहीं सब ऑफिस की ब्रांच ऑफिसेज हैं, यानी ब्रांच ऑफिस अगर सब ऑफिस से जुड़ी हुई हैं तो इसका जो लेखा कार्यालय होगा वो सब ऑफिस होगा। शाखा डाकघर के धन संबंधी लेन देन को प्रधान डाकघर या उप डाकघर के लेखों में समाविष्ट किया जाता है। जहाँ जिस ब्रांच ऑफिस में जो एचओ से कनेक्टेड है उसका जो लेन देन है ब्रांच ऑफिस का वो हेड ऑफिस में दिया जाएगा। वहीं कोई अगर सब ऑफिस से कनेक्टेड है ब्रांच ऑफिसेस तो उनका जो लेन देन है वो सब ऑफिस में जाता है, और सब ऑफिस का जो लेन देन है वो हेड ऑफिस में जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वॉल्यूम 5 के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जो ए ऑर्डर्स हैं और जो बी ऑर्डर्स हैं जो कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के सिलेबस में दिए हुए हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में। और उसकी डेफिनेशन है उसको एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जान लेते हैं कि जो ए ऑर्डर्स हैं वो रूल नंबर 46 में और बी ऑर्डर है वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के 47 रूल में है। तो रेल डाक व्यवस्था के अधीक्षक द्वारा छटाई सूचियों में परिवर्तन करने के लिए जो आदेश जारी किए जाते हैं उन्हें ए ऑर्डर्स कहा जाता है। आरएमएस के जो सुप्रीडेंट हैं, अधीक्षक हैं, उनके द्वारा जो सॉर्टिंग लिस्ट है उनमें अगर कोई चेंजेस करना है उसके संबंधित जो ऑर्डर्स किए जाएंगे वो ए ऑर्डर्स हैं। बी ऑर्डर्स में
छटाई सूचियों में परिवर्तन के विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों के बारे में जो आदेश रेल डाक व्यवस्था के अधीक्षक द्वारा डाक कार्यालयों में कार्य संपादन के विषय में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मार्गदर्शन के लिए किए जाते हैं वो बी ऑर्डर्स कहलाते हैं। यानी कि अगर सॉर्टिंग लिस्ट में अगर चेंजेस करने हैं उससे संबंधित अगर कोई ऑर्डर्स पास करना है वो ए ऑर्डर में आएगा। इनके अलावा जितने भी ऑर्डर्स हैं और वो किसी भी विषय पर हों और उनका जो कार्य हो वो जो रिलेटेड हैं वो डाक कार्यालय में कार्य संपादन के विषय में अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं यानी कि जो सुपरडेंट के एसपी के जो नीचे आते हैं आईपी वगैरह हैं और पोस्टल असिस्टेंट और पोस्ट मास्टर वगैरह हैं, इनके लिए जो भी ऑर्डर्स दिए जाएंगे छटाई सूचियों के परिवर्तन के अलावा जितने भी अन्य सब्जेक्ट्स पर जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे उन्हें बी ऑर्डर्स की श्रेणी में रखा गया है। नोट क्या है कि दौरे पर जाने वाले उच्च अधिकारियों के शिविर वस्तुओं और कैंप थैलों के निपटारे के संबंध में जारी किए जाने वाले खा आदेशों के मामले में खा अक्षर से पहले टी अक्षर और लगेगा। बेसिकली ये है कि अगर कोई उच्च अधिकारी है, अगर उसका कोई कैंप का शिविर है या शिविर वस्तुएं हैं या जो कैंप के बैग्स होते हैं उनके डिस्पोजल से संबंधित अगर कोई बी ऑर्डर्स निकाला गया है, खा आदेश निकाला गया है, तो उससे पहले एक वर्ड है ना, टी शब्द है, जो अक्षर है टी है ना, उसको जोड़ा अवश्य जाना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेल बैग की यानी कि डाक थैले की, और इससे संबंधित जो रूल है या क्लॉज है वो है 26 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का। डाक थैले के बारे में जानते हैं कि डाक थैले में पत्र डाक की गैर रजिस्ट्री और रजिस्ट्री वस्तुएं अर्थात पत्र, पोस्ट कार्ड और पुस्तक और पेटेंट पैकेट तथा गैर रजिस्ट्री पार्सल होते हैं। रजिस्ट्री वस्तुएं रजिस्ट्री थैले में बंद होती हैं, लेकिन जहाँ रजिस्ट्री पैकेट थैले निर्धारित किया गया हो वहाँ भारी रजिस्ट्री पैकेटों को रजिस्ट्री पैकेट थैले में भेजा जाता है, डाक थैले में नहीं। बेसिकली बताया ये हुआ है कि जो मेल बैग होता है उसमें जो आर्टिकल्स डाले जाते हैं वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं और रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में क्या क्या हो सकता है कि लेटर्स हो सकते हैं, पत्र हो सकते हैं, पोस्ट कार्ड हो सकते हैं, पोस्ट कार्ड के बाद में बुक्स, पैटर्न एंड पैकेट तथा गैर रजिस्ट्री पार्सल हो सकते हैं, यानी कि अनरजिस्टर्ड पार्सल भी हो सकते हैं। इतनी डाक वस्तुएं हो सकती हैं। रजिस्ट्री वस्तुएं रजिस्ट्री थैले में बंद होती हैं, यानी कि जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं उनको रजिस्टर्ड बैग में बंद किया जाता है। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को रजिस्टर्ड बैग में बंद किया जाता है, लेकिन जहाँ पर रजिस्टर्ड पैकेट थैला निर्धारित किया गया हो वहाँ भारी रजिस्ट्री पैकेटों को रजिस्ट्री पैकेट थैले में भेजा जाता है, डाक थैले में नहीं। अगर किसी जगह पर रजिस्ट्री का जो पैकेट थैला है अगर वहाँ पर स्पेशली निर्धारित किया गया हो तो जो भारी रजिस्ट्री के जो पैकेट हैं उनको रजिस्ट्री पैकेट थैले में ही भेजा जाएगा, उनको मेल बैग्स में नहीं भेजा जाएगा। जब पार्सल थैला निर्धारित ना किया गया हो तो डाक थैले में पार्सल डाक की वस्तुएं भी भेजी जा सकती हैं। बेसिकली जहाँ पर जो पार्सल बैग है वो निर्धारित ना किया गया हो तो जो मेल बैग है, जो डाक का थैला है, उसमें पार्सल की जो डाक वस्तुएं, पार्सल के जो आर्टिकल्स हैं उनको भेजा जा सकता है। किसी शाखा डाकघर और ऐसे डाकघर के बीच जो इसका लेखा कार्यालय, डाक कार्यालय या अनुभाग ना हो, जिसके साथ इसके सीधे संचार संबंध हो, अदले बदले जाने वाले डाक थैले में बीपी और बीमा की वस्तुएं और उन वस्तुओं को छोड़कर जिन पर सीमा शुल्क वसूल किया जाना हो सभी पूर्ण तथा पूर्वदत्त शुल्क वस्तुएं होती हैं। बेसिकली बताया गया है कि जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं और ऐसे डाकघर हैं जो इसका लेखा कार्यालय, डाक कार्यालय यानी कि मेल ऑफिस या कोई सेक्शन ना हो, तो जिसके साथ इसके सीधे संचार संबंध हो, अदले बदले जाने वाले डाक थैले यानी कि एक्सचेंज मेल बैग हैं, उनमें बीपी के जो आर्टिकल्स हैं, इंश्योर्ड जो आर्टिकल्स हैं और उन वस्तुओं को छोड़कर जिन पर सीमा शुल्क वसूल किया जाना होता है, यानी जिन पर एक्साइज ड्यूटी वसूल की जानी हो, उनको छोड़कर सभी जो आर्टिकल्स हैं उनको पूर्ण और पूर्वदत्त यानी कि प्रीपेड भी होनी चाहिए
फुली प्रीपेड होनी चाहिए, पूर्णतः प्रीपेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पोस्टेज चार्जेस उन पर बकाया हो। पूर्ण भी होना चाहिए यानी कि फुली होना चाहिए। पूर्वदत्त शुल्क यानी कि प्रीपेड होनी चाहिए। डाक थैले हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, स्टेशन डाक थैले, छँटाई डाक थैले और संयुक्त डाक थैले। डाक थैले अपेक्षित थैले होते हैं। मेल बैग्स आर ड्यू बैग्स। और मेल बैग्स के 3 प्रकार हो गए, स्टेशन मेल बैग, शॉर्टिंग मेल बैग और कंबाइंड मेल बैग। उसके बाद में दूसरा है रोकड़ कार्यालय और उस उप डाकघर जिसको नगद रुपया उस रोकड़ कार्यालय द्वारा दिया जाता है के बीच अदले बदले जाने वाले डाक थैलों में रजिस्ट्री पैकेट थैले के भीतर नकदी थैला भी होगा। यानी कि जो रोकड़ कार्यालय है, कैश ऑफिस है और जो सब ऑफिस है जिसको नगद रुपया उस रोकड़ कार्यालय को द्वारा दिया जाता है। यानी कि कैश कहाँ भेजा जाना है कि कैश ऑफिस से भेजा जाना है और उप डाकघर के लिए भेजा जाना है। यानी कि कैश ऑफिस से जाएगा सब ऑफिस के लिए, या आपस में एक्सचेंज होता है कि बीच में अगर इन दोनों के बीच में अगर कैश का लेन देन है, अदला बदली है, यानी ज़रूरत पड़ने पर कैश ऑफिस से सब ऑफिस जाएगा और ज़्यादा होने पर सब ऑफिस से जाएगा कैश ऑफिस के लिए। तो उनमें जो रजिस्ट्री के जो थैले हैं, डाक थैलों में जो रजिस्ट्री थैले होते हैं उसके भीतर कैश बैग भी उनको बंद करना होता है। इन डाक थैलों को उस रोकड़ कार्यालय, उप डाकघर और उन कार्यालयों की अपेक्षित डाक सूचियों में जहाँ से होकर वे गुजरते हैं एक विविध सूचक चिन्ह F द्वारा सूचित किया जाता है। यानी बेसिकली इसके लिए एक जो अलग से सिंबल है वो होगा F। टिप्पणी क्या है, नोट क्या है, किसी ऐसे मामले में जहां संबंध सर्किल का अध्यक्ष अथवा सर्किलों के अध्यक्ष यह उचित समझे कि रजिस्ट्री थैले को डाक थैले के अंदर भेजना हितकर नहीं है, वहां रजिस्ट्री थैले को बाहर अलग से भेजा जा सकता है। सभी थैलों को एल बैग के प्रकृति के थैले सहित अवश्य मोहरबंद किया जाना चाहिए। डाक और छँटाई सूची में इस व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। नोट ये है कि जहाँ भी सर्किल्स हैं, हेड ऑफ द सर्किल अगर समझते हैं कि जो रजिस्ट्री के थैले हैं उनको मेल बैग के अंदर भेजना नहीं चाहते हैं, वो सिक्योर नहीं समझते हैं, तो रजिस्ट्री थैले को वो बाहर अलग से भी भेज सकते हैं। और जो अलग से भेजा जाएगा ना, जो बैग रजिस्ट्री का, उस पर जो सिंबल होगा वो एल होगा और उस पर मोहर बंद होना चाहिए, यानी कि उसको मोहर अवश्य रूप से लगाई जानी चाहिए। और जो मेल लिस्ट है और जो सॉर्टिंग लिस्ट है, मेल, डाक और छँटाई सूची में इस व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। अगली डेफिनेशन हवाई डाक थैले की, और इसके लिए जो रूल है या जो आर्टिकल है वो है 26A या 26 का। हवाई डाक थैले क्या है, जिन डाक थैले में समस्त हवाई डाक योजना ऑल अप स्कीम, स्पेशल स्कीम है ऑल अप स्कीम के अधीन हवाई सेवाएं द्वारा ले जाई जाने वाली गैर रजिस्ट्री और रजिस्ट्री वस्तुएं हों, उसे हवाई डाक थैला कहा जाता है। यानी कि बेसिकली हवाई डाक योजना के अंतर्गत जो भी डाक थैले हैं उनमें अनरजिस्टर्ड वस्तुएं आर्टिकल्स हो सकते हैं और रजिस्टर्ड आर्टिकल हो सकते हैं। ऑल अप स्कीम के अंतर्गत फर्स्ट क्लास की जो मेल्स हैं उनको हवाई माध्यम से भेजा जाना आवश्यक है। तो ऐसी वस्तुओं को जो ऑल अप स्कीम के अंतर्गत आती हैं, हवाई डाक योजना के अंतर्गत आती हैं, उनको जिन थैलों के माध्यम से हवाई माध्यम से भेजा जाता है उन्हें हवाई डाक थैले कहा जाता है। इन थैलों में ऐसी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए जिन्हें हवाई जहाज़ द्वारा ना ले जाया जाना हो। यानी कि इन थैलों में, इन बैग्स में वो आर्टिकल्स नहीं होने चाहिए जो एयर मेल के द्वारा भेजे जाएं या हवाई माध्यम से ना भेजा जाना हो। हवाई डाक थैला बंद करने के लिए सामान्यतः नीला 2 सूती थैला इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये आवश्यक नोट है कि जो एयर मेल बैग है अगर उसको बंद करना है तो जनरली नीले कलर की 2 सूती
नीले कलर की 2 सूती थैला इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नोट 1 में है कि यदि कभी हवाई डाक थैले में भेजने के लिए कोई वस्तु ना हो तो खाली डाक थैला बंद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वितरण पत्रक डिलीवरी मिल में उचित रूप से इस बात का उल्लेख कर देना चाहिए कि कोई थैला बंद नहीं किया गया है क्योंकि कोई वस्तु भेजने के लिए नहीं थी। बेसिकली नोट 1 में ये है कि अगर कोई आर्टिकल्स ऐसा नहीं है जैसे एयर मेल के माध्यम से भेजा जाना हो, हवाई माध्यम से भेजा जाना हो, तो ऐसा नहीं हो कि अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो उस बैग को खाली बंद करके और लेबल लगा के भेज दिया जाए। ऐसा नहीं करना है, खाली थैला बंद नहीं करना है। और जो इसकी जो रिपोर्ट है कि खाली थैला बंद नहीं किया गया है या कोई बैग नहीं भेज रहे हैं क्योंकि कोई आर्टिकल नहीं है, इसकी जो जानकारी है वो डिलीवरी मिल में जो डिलीवरी का बिल है, वितरण का जो पत्रक है, उसमें स्पष्ट रूप से यह लिख लेना चाहिए, उल्लेख इसका होना चाहिए। यदि भेजी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 50 से कम हो और हवाई डाक थैले में भेजने के लिए कोई बीमा वस्तु या हवाई पार्सल भी ना हो तो थैले के स्थान पर उपयुक्त आकार का हवाई डाक आवरण इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बेसिकली बताया कि अगर डाक के माध्यम से, हवाई डाक के माध्यम से अगर 50 से कम आर्टिकल्स हैं, 50 से कम आर्टिकल हैं, तो ऐसे केस में और जहाँ पर इंश्योर्ड आर्टिकल्स भी नहीं हो, हवाई पार्सल भी नहीं हो, तो एयर मेल बैग बंद करने की बजाय उपयुक्त आकार का, यानी कि जो निश्चित आकार है जिसमें वो सारी वस्तुएं आ सकें, उपयुक्त आकार का हवाई डाक आवरण इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी एयर मेल कवर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। टिप्पणी टू में यदि किसी हवाई डाक थैले के अंदर हवाई पार्सल डालकर भेजा जाता है तो थैले के लेवल के ऊपर CAP लिख देना चाहिए ताकि यह पता लग सके कि इसके अंदर हवाई पार्सल है। गॉट इट कि अगर कोई एयर मेल बैग है और उसमें कोई हवाई पार्सल है, एयर मेल का कोई पार्सल है, तो उसका जो लेवल होता है, जो सबसे ऊपर टॉप पर लगाया जाता है, उस पर CAP लिख दिया जाना चाहिए, जिससे पता लग जाए देखने वाले को बाहर से ही कि इसके अंदर कोई हवाई पार्सल है। टिप्पणी 2 नोट 3 में क्या है कि रजिस्ट्री वस्तुएं थैले में तब तक ना रखी जाए जब तक कि भेजी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 25 से अधिक ना हो, या वे भारी ना हो, या बस बीमा वस्तुएं ना हो। रजिस्टर्ड आर्टिकल का जो बैग है, रजिस्ट्री वस्तुओं का जो बैग है, उसमें अगर 25 से अधिक आर्टिकल्स नहीं हो, 25 से अधिक आर्टिकल्स नहीं हो, या वो वजन वाला बैग नहीं हो, या उसमें कोई इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं हो, तो बैग बंद भी नहीं करना है अपने को, रजिस्ट्री बैग बंद भी नहीं करना है, बल्कि उनका एक बंडल बनाकर उसे रजिस्ट्री सूची सहित चारों ओर से सुतली से बांध देना चाहिए और साथ में एक उचित जांच पर्ची लगाई जानी चाहिए जिस पर स्पष्ट रूप से रजिस्ट्री शब्द लिखा हो और पड़ताल सूची के ऊपर बंडल पर जो गांठ लगाई गई हो उस पर रजिस्ट्री की सील मोहर लगा दी जानी चाहिए। बेसिकली बताया है कि अगर 25 से कम आर्टिकल्स हैं और उसमें इंश्योर्ड आर्टिकल भी नहीं है, वज़न भी ज़्यादा नहीं है, तो रजिस्टर्ड बैग बंद करने की बजाय एक बंडल बंद करना है अपने को, रजिस्टर्ड बंडल बैग बंद करना है और उस पर एक रजिस्ट्री सूची यानी कि रजिस्टर्ड लिस्ट चिपका देनी चाहिए और उसको चारों तरफ से बांध दें सूतली से और उस पर एक जांच पर्ची लगा दें और उसके ऊपर एक शब्द लिखना है रजिस्ट्री शब्द लिखना है और पड़ताल सूची जो पड़ताल की जो पर्ची है के ऊपर बंडल पर जो गांठ लगाई हो उस पर रजिस्ट्री की जो सील मोहर होती है उसको लगाना चाहिए। इस बंडल को लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से बांधना चाहिए ताकि कोई वस्तु निकल ना जाए और गैर रजिस्ट्री वस्तु में ना मिल जाए, यानी कि जो रजिस्टर्ड का जो बैग है उसको इस तरीके से बांधना चाहिए, यहाँ से टाइट करने के बाद में यहाँ से टाई करना है, यानी बेसिकली उसको चारों तरफ से क्लोज करना है जिससे कि जो रजिस्टर्ड के जो आर्टिकल्स हैं वो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स में मिक्स ना हो जाए। फिर इस बंडल को हवाई डाक आवरण या थैले में रख दिया जाना चाहिए। जब भी कभी हवाई डाक थैलों में रखकर भेजे जाने वाली रजिस्ट्री थैलों का इस्तेमाल रजिस्ट्री वस्तु रखने के लिए किया जाता है तो रजिस्ट्री थैलों को बंद करने के लिए सामान्य नियम
अपनाए जाने चाहिए। बेसिकली रजिस्टर्ड बैग अगर बंद करना है किसी को तो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को रखना है उसमें, तो जो बेसिक जो नियम्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जब कोई थैला भारी या असामान्य आकार की 25 संख्या तक की रजिस्टर्ड वस्तुओं को बंद करने के काम में लाया जाए तो रजिस्ट्री सूची में इस बारे में एक टिप्पणी अवश्य लिखी जानी चाहिए। बेसिकली बताया है कि 25 आर्टिकल हो गए और उनका जो साइज़ है वो अलग अलग है या सामान्य से कुछ अलग है, तो उसकी जो जानकारी है वो रजिस्टर्ड लिस्ट है उसमें एक बार नोट कर देना चाहिए, टिप्पणी अवश्य लिख दी जानी चाहिए। टिप्पणी नंबर 4, हवाई डाक थैले में या हवाई पारवान थैले का वजन 30 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। बेसिकली जो एयर मेल बैग का जो वज़न है, एयर मेल बैग का जो वज़न है वो 30 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वॉल्यूम 5 के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जो ए ऑर्डर्स हैं और जो बी ऑर्डर्स हैं जो कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के सिलेबस में दी हुए हैं, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में, और उसकी डेफिनेशन है उसको एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जान लेते हैं कि जो ए ऑर्डर्स हैं वो रूल नंबर 46 में और बी ऑर्डर है वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के 47 रूल में है। जो रेल डाक व्यवस्था के अधीक्षक द्वारा छटाई सूचियों में परिवर्तन करने के लिए जो आदेश जारी किए जाते हैं उन्हें ए ऑर्डर्स कहा जाता है। आरएमएस के जो सुप्रीडेंट हैं, अधीक्षक हैं, उनके द्वारा जो सॉर्टिंग लिस्ट है उनमें अगर कोई चेंजेस करना है उसके संबंधित जो ऑर्डर्स किए जाएंगे वो ए ऑर्डर्स हैं। बी ऑर्डर्स में छटाई सूचियों में परिवर्तन के विषय को छोड़कर अन्य सभी विषयों के बारे में जो आदेश रेल डाक व्यवस्था के अधीक्षक द्वारा डाक कार्यालयों में कार्य संपादन के विषय में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मार्गदर्शन के लिए किए जाते हैं वो बी ऑर्डर्स कहलाते हैं। यानी कि अगर सॉर्टिंग लिस्ट में अगर चेंजेस करने हैं उससे संबंधित अगर कोई ऑर्डर्स पास करना है वो ए ऑर्डर में आएगा। इनके अलावा जितने भी ऑर्डर्स हैं और वो किसी भी विषय पर हों और उनका जो कार्य हो वो जो रिलेटेड हैं वो डाक कार्यालय में कार्य संपादन के विषय में अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, यानी कि जो सुप्रीडेंट के एसपी के जो नीचे आते हैं आईपी वगैरह हैं और पोस्टल असिस्टेंट और पोस्ट मास्टर वगैरह हैं, इनके लिए जो भी ऑर्डर्स दिए जाएंगे छटाई सूचियों के परिवर्तन के अलावा जितने भी अन्य सब्जेक्ट्स पर जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे उन्हें बी ऑर्डर्स की श्रेणी में रखा गया है। नोट क्या है कि दौरे पर जाने वाले उच्च अधिकारियों के शिविर वस्तुओं और कैंप थैलों के निपटारे के संबंध में जारी किए जाने वाले खा आदेशों के मामले में खा अक्षर से पहले टी अक्षर और लगेगा। बेसिकली ये है कि अगर कोई उच्च अधिकारी है, अगर उसका कोई कैंप का शिविर है या शिविर वस्तुएं हैं या जो कैंप के बैग्स होते हैं उनके डिस्पोजल से संबंधित अगर कोई बी ऑर्डर्स निकाला गया है, खा आदेश निकाला गया है, तो उससे पहले एक वर्ड है ना, टी शब्द है, जो अक्षर है टी है ना, उसको जोड़ा अवश्य जाना चाहिए। अब जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक कैंप पत्र व्यवहार और विलंबित पत्र तथा अति विलंबित पत्र। इंग्लिश में कैंप पत्र व्यवहार को कहते हैं कैंप करस्पॉन्डेंस, और विलंबित पत्र, अति विलंबित पत्र को इंग्लिश में कहते हैं लेट लेटर्स और टू लेट लेटर्स। दोनों के बारे में जानते हैं। कैंप पत्र व्यवहार रूल नंबर 56 में है और विलंबित पत्र तथा अति विलंबित पत्र है 56A में। कैंप पत्र व्यवहार शब्द का अर्थ है कि दौरे पर गए अधिकारियों के लिए भेजे गए पत्र और पत्र व्यवहार की वे अन्य वस्तुएं जिन पर कैंप अथवा कोई अन्य निर्धारित पता लिखा होता है और इसके साथ किसी डाक नगर का नाम नहीं दिया जाता। कैंप करस्पॉन्डेंस हो गया कि जो भी ऑफिसल्स हैं, जो भी अधिकारी हैं जो कैंप पर गए हैं, उनके बीच में जितने भी पत्र हैं या पत्र व्यवहार हैं, जो भी कैंप पत्र और पत्र व्यवहार के जितने भी आर्टिकल्स हैं जिन पर कैंप लिखा हो लेकिन वो एड्रेस ना लिखते हो, निर्धारित पता लिखा होता है लेकिन इसके साथ किसी डाक नगर का नाम नहीं दिया जाता। बेसिकली निर्धारित पता तो दिया जाएगा, एड्रेस तो जो एक्चुअल है वो लिखा जाएगा, लेकिन इसके साथ जो किसी डाक नगर का नाम है वो नहीं दिया जाता। ऐसे जो पत्र व्यवहार होते हैं उन्हें कैंप पत्र व्यवहार कहते हैं।
अगली डेफिनेशन लेट लेटर्स और टू लेट लेटर्स की। विलंबित पत्र वे पत्र होते हैं जो डाक बंद करने के निर्धारित समय के बाद, लेकिन इन पत्रों को डालने के लिए स्वीकृत अंतराल में डाक शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित विलंब शुल्क के डाक टिकट लगाकर किसी डाकघर या डाक कार्यालय की खिड़की पर दिए जाते हैं या किसी डाक कार्यालय के लेटर बॉक्स में डाले जाते हैं। बेसिकली बताया है कि जो लेट लेटर्स होते हैं ये वो लेटर्स हैं या जो ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन जो निर्धारित शुल्क है उसके बाद में जितनी भी विलंब शुल्क है, यानी कि निर्धारित शुल्क प्लस विलंब शुल्क, निर्धारित शुल्क के साथ साथ में अगर कोई विलंब शुल्क लेकर के इन आर्टिकल्स को एक्सेप्ट कर ले और डिलीवरी के लिए निकाल दे या जो लेटर बॉक्स है उनमें अगर डालने की परमिशन दे दे पोस्ट ऑफिस, उनको कहते हैं लेट लेटर्स। टू लेट लेटर्स क्या हैं कि ऐसे पत्र जो इन अंतराल में पूरे डाक शुल्क और विलंब शुल्क की अदायगी किए बिना डाले जाते हैं। इन पर रोक लिया गया विलंब शुल्क के टिकट नहीं लगाए गए, मोहर लगाई जाती है और इन्हें अगली डाक रवाना होने तक रोक लिया जाता है। बेसिकली टू लेट लेटर्स को भी पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट कर लेगा, टू लेट लेटर्स हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लेगा और उन पर जो चार्जेस हैं वो निर्धारित शुल्क प्लस विलंब शुल्क ही लगेगा, लेकिन उनको सेम डे डाक से नहीं निकाला जाएगा, उन पर लगाएगा पोस्ट ऑफिस एक अपनी मोहर जिस पर लिखा हुआ रोक लिया गया विलंब शुल्क के टिकट नहीं लगाए गए। ये अपनी मोहर लगाएगा और उनको जो नेक्स्ट डे की डाक होगी उनके साथ में उन जो आर्टिकल्स हैं उनको रवाना किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल नंबर या रूल नंबर 57 या क्लॉज नंबर 57 पोस्ट ऑफिस की जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 है उसमें से है। गलत भेजी गई और गलत पते पर भेजी गई वस्तुएं या इंग्लिश में कहे तो मिससेंट एंड मिस डायरेक्टेड आर्टिकल्स, इनके बारे में जानते हैं कि गलत भेजी गई वस्तु होती है जो किसी कार्यालय द्वारा गलती से उनके गंतव्य कार्यालय के बजाय किसी अन्य कार्यालय को या निर्धारित मार्ग के स्थान पर किसी अन्य मार्ग से भेज दी जाए। जिस वस्तु पर भारतीय भाषा में पता लिखा गया हो उस पर यदि प्रेषण कार्यालय द्वारा गंतव्य स्थान का अंग्रेजी में गलत नाम लिख दिया गया हो तो वह वस्तु गलत पते पर भेजी गई वस्तु कहलाई जाती है। बेसिकली दोनों डेफिनेशंस को थोड़ा सा अलग अलग करते हैं, गलत भेजी गई और गलत पते पर भेजी गई वस्तुओं को। गलत भेजी गई वस्तु तो ये है कि अगर किसी को जाना हो, किसी भी डाक को भेजना हो, गलत भेजी गई वस्तु की डेफिनेशन में किसी को भेजा जाना हो दिल्ली, और दिल्ली के लिए रूट ये वाला आवंटित हो कि यहाँ से जाते हुए डाक यहाँ जाएगी और फिर पहुँचेगी यहाँ। बेसिकली पोस्ट ऑफिस में डाक यहाँ से रिसीव करने के बाद यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचाने की बजाय डाक को किसी अन्य ऑफिस के लिए वो भेज दें, उसके लिए जो गलती क्या हो सकती है, या तो उस पर पिन कोड सही नहीं हो या जो एड्रेस है वो सही नहीं हो, जो लोग शॉर्ट करते हैं उनको समझ में ही नहीं आए कि इसको कहाँ भेजना है, तो वो गलत जगह पर या किसी गलत पोस्ट ऑफिस में भेजते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है गलत भेजी गई वस्तुएं। और गलत पते पर भेजी गई वस्तुओं में है कि अगर किसी पर किसी भी डाक पर जो एड्रेस है वो भारतीय भाषा में लिख दिया गया हो और उस पर यदि प्रेषण कार्यालय है, यानी जो जहाँ से भेजी जाती है डिस्पैच कार्यालय है, उस पर गंतव्य स्थान का अंग्रेज़ी में गलत नाम लिख दिया गया हो। बेसिकली जो ट्रांसलेशन है वो उसका सही नहीं किया गया हो, अंग्रेज़ी में जो नाम है उसको गलत लिख दिया गया, तो वो गलत पते पर ही पहुंचेगी और उस वस्तु को कहा जाएगा गलत पते पर भेजी गई वस्तुएं। डिफरेंस बेसिकली ये है कि इसको जो गलत भेजी गई वस्तु का तो ये है कि उसको किसी अन्य ऑफिस में ही भेज दिया जाए, डेस्टिनेशन उसकी यहाँ पर है ए स्थान पर और उसको पहुँचा दिया जाए बी स्थान पर, तो ये तो होगी गलत भेजी हुई वस्तु। और गलत पते पर भेजी हुई वस्तु का जो सेंस है या जो डेफिनेशन है वो ये है कि उसका जो ट्रांसलेशन है, जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स में किया जाता है, वो उसका भारतीय भाषा से इंग्लिश में अगर करते हैं तो उसको ये मान लो कि उस पर लिखा गया राम और इंग्लिश में वो लिख दे उस पर इंग्लिश में लिख दे उस पर वो श्याम, तो वो तो गलत पते पर ही भेज दी इनको। तो ये डेफिनेशन है गलत पते पर भेजी हुई वस्तु की। और इसी के साथ में जो टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से दिए गए हैं कि ये जो टॉपिक्स आएंगे उनको हमने कवर कर लिया।
इसी के साथ आपके क्वेश्चंस टोटल कवर हो जाते हैं 10। इस PDF की जो हिंदी में है, टोटल पूरी हिंदी में है। अगर किसी को चाहिए ये, उनको हिंदी में ही पढ़नी है, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर ले और उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम लिंक की भी है, टेलीग्राम का जो चैनल है उसकी भी लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप की भी लिंक है, उसके बाद इंस्टा की भी लिंक है। सारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं उन पर जा कर के आप लोग ग्रुप्स को ज्वाइन करें और वहाँ पर ये जो PDF है हिंदी वाली, उसको डायरेक्ट वहीं पर सेंड कर दिया जाएगा जिनके पास में नहीं है। धन्यवाद। ये है एंड इस वीडियो का।